to my YouTube channel Studyship with 22, and to today's video we're gonna see unit 2 new centers of power, that is from class 12 political science contemporary world politics. इससे पहले we have already done our first part जिसमें हमने यूरोपियन यूनियन पे फोकस किया था along with the topic आसियान, और आज हम करने वाले हैं राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी एंड इंडिया एंड चाइना के किस तरीके के रिलेशन रहे हैं. एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि फिर हमारा पार्ट 3 आएगा जिसमें हम ब्रिक्स, रशिया, इंडिया ये सब कवर कर लेंगे. ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वन जस्ट वांट टू टेल यू आई प्रोवाइड क्रैश कोर्सेज फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स. क्रैश कोर्स से मतलब है 2 मंथ्स का हमारा कोर्स रहता है जिसमें हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा मेरे क्लासेस में. दिस वुड बी लाइव क्लासेस, देयर वुड बी लॉट ऑफ डिस्कशंस, एनसीईआरटी हम यूज करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कशंस करेंगे एंड सो ऑन. सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे वहां पे व्हाट्सएप टेक्स्ट कर सकते हो एंड मी आस्क रिगार्डिंग दिस कोर्स बिकॉज वी आर प्लानिंग टू लॉन्च इट फ्रॉम 10th of August. So yep, here you can contact. Let's get started with our today's video. देखिए यार, मेन करना है राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी. मेरा अनदर फेवरेट टॉपिक मैं बोल सकती हूँ. न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में क्या करना है, मतलब ऐसे कौन कौन से कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप हैं जो ये पावर डिजर्व करते कि इन फ्यूचर वो जगह ले लेंगे आज जो पावर्स डोमिनेट कर रही हैं हमारे वर्ल्ड स्फीयर में उनको. चाइनीज इकोनॉमी का राइज कैसे हुआ. चाइना जहां पे नॉट सो पॉपुलर कंट्री एट वन पॉइंट ऑफ अ टाइम, बट अचानक से इन्होंने अपनी इकोनॉमी में इस तरीके के रिफॉर्म किए कि आज इसको जब हम नए कंट्रीज के लिए शामिल करते हैं और ऐसी कंट्रीज जिनमें पोटेंशियल है और जो ओवरटेक कर सकते हैं यूएसए को, उनके बारे में बात करने वाले हैं. सो थर्ड मेजर अल्टरनेटिव पावर में चाइना को काउंट किया जाता है. पहला हमारा जो है वो यूएसए तो है, दूसरा यूरोपियन यूनियन आता है. थर्ड दिस कुड बी द वन हियर. लार्जेस्ट इकोनॉमी प्रोजेक्ट की गई है इसकी 2040 तक. इतनी बड़ी हो जाएगी इकोनॉमी के यूएसए को पीछे कर देगा 2040 तक, ऐसा जो है अजम्पशंस है. लेट्स सी, क्योंकि वो डिपेंड करता है किस तरह की कंडीशन रहेंगी. चाइना का जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली 4 चीजों पे टिका हुआ है. नंबर 1 इज पॉपुलेशन. ठीक है, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हियर वी हैव. सेकंड इसका लैंड मास. आप देख लोगे कि भैया पूरा एशिया कवर करता है ये. रीजनल लोकेशन इसकी बहुत ही बढ़िया है and political influence they are having, because let me tell you one thing, we are not talking about the human rights and other stuff, we are just talking about the country where we witnessed कि अगर एक जो अथॉरिटेरियन रूल रहता है ना, वहां पर डिसीजन मेकिंग एंड ऑल फास्ट होती है इन कंपैरिजन टू एनी डेमोक्रेटिक कंट्री एंड सो ऑन. बिकॉज वहां पे डिस्कशंस इतना होता है ना नॉर्मली, यहाँ पर डिस्कशन ही नहीं, एक ने डिसाइड कर लिया मतलब वो होना है. तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है. हम देखते हैं चाइना लंबे समय तक सोवियत मॉडल फॉलो कर रहा था जो माओ ने उस वक्त इंट्रोड्यूस किया था. माओ वाज वन ऑफ द कम्युनिस्ट लीडर एंड मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ चाइना. इनफैक्ट वो वर्ल्ड में फेमस है. फिर चाइना क्या करता है, क्योंकि काफी ज्यादा इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा था तो इन्होंने कैपिटलिस्ट मॉडल जो है वो लाने की कोशिश की, बिकॉज ये अपना इंडस्ट्रियल इकोनॉमी सेटअप करना चाहते हैं. इनका रिक्वायरमेंट फ्रॉम देयर कंट्री सफिशिएंट नहीं हो रहा था, इसलिए इनको अब बढ़ाना था, रिफॉर्म्स करने थे. तो इन्होंने रिफॉर्म्स किए, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए कैपिटलिस्ट मॉडल लाए. और उस दौरान हम देखते हैं कि जो इन्होंने रिफॉर्म्स किए उससे फायदा तो हुआ. एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर जो है वो अश्योर किए गए पहली बात सिटीजन्स को, और इकोनॉमी का रेज होता है अप टू 5 to 6% विच वॉज डिसेंट एनफ. बट अगर इकोनॉमी 5 से 6% बढ़ रही है ये तो अच्छी बात है, लेकिन इकोनॉमी के साथ साथ जब यहाँ पे हमारी 2 to 3% एनुअल ग्रोथ हो रही थी पॉपुलेशन की, तो ये जो है वो काफी चिंता वाली बात है. जस्ट लाइक दैट कि आपकी अर्निंग जो है बढ़ रही है, उसके साथ साथ आपके खर्चे भी बढ़ रहे हैं. अगर खर्चे उतने ही रहेंगे, अर्निंग बढ़ेगी तो आप सेव कर पाओगे, बाकी चीजों पे ध्यान दे पाओगे. बट एसेंशियल अगर खर्चे आते जाएंगे you won't be able to save much. So we see 2 to 3% ऑफ यहाँ पे एनुअल ग्रोथ हो रही थी पॉपुलेशन की. इसी के तहत जो है इन्होंने फिर कई सारी पॉलिसीज लाई, जैसे कि 1 चाइल्ड पॉलिसी भी लाते हैं. टेल मी द कमेंट सेक्शन, चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी कब आई थी. अलॉन्ग विद दिस चाइना ने रिसेंटली 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनी हटा भी दी है, तो वो कब हटाई है, टेल मी क्विकली. Let's see that how many of you actually knows about it. So China मेजर पॉलिसी चेंज होता है 1970s के दौरान, जहाँ पे हुआ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन जो उन्होंने बाकी कंट्रीज से स्पेशली यूएसए से बना के रखा था वो 1972 में हटा दिया. पॉलिटिकल आइसोलेशन और इकोनॉमिक आइसोलेशन से मतलब
politically and economically we do not care. And यहाँ पे वो म्यूजिक इन द बैकग्राउंड, इफ यू हैव हर्ड दैट वन. सो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन दूर होता है, क्योंकि देखो इस वर्ल्ड में रह करके आप जो डोमिनेंट पावर्स है उनको इग्नोर नहीं कर सकते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं सिस्टम उनसे चल रहा है एंड वी आर बिगेस्ट पार्ट ऑफ इट. सो यूएसए से जब आइसोलेशन दूर हुआ तो बहुत सारी चीजें हुई, जैसे कि जो एलाई रोजबर्ग के यहाँ पे प्रीमायर थे, उन्होंने जो है मतलब आप कह सकते हो लाइक लीडर और यू कैन से प्राइम मिनिस्टर, ठीक है. तो वहां पे प्रीमायर बोलते हैं. फोर मॉडर्नाइजेशन का ये फंडा लेके आए थे 1973 में. इन्होंने बोला भैया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड मिलिट्री, ये चार चीजें हैं जहां पे हमें मॉडर्न होना होगा और चीजें तेजी से बदलनी होगी अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं. तो ओपन डोर पॉलिसी आती है. फिर जो हमारे अगले लीडर है डेन जियाओपिंग 1978 में, जो कि अब भी वहां के लीडर हैं. तो जब ये ओपन डोर पॉलिसी आई तो उसमें क्या हुआ, सेज क्रिएट किया गया. एक्चुअली मुझे सारे लेटर कैपिटल में लिखने थे, बट नेवर माइंड. सेज से मतलब है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये क्रिएट किए गए. और फिर एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन होता है 1982 में, और प्राइवेटाइजेशन हुआ हमारा इंडस्ट्रीज का 1998 में. प्राइवेटाइजेशन से मतलब है यहाँ पे अब इंडिविजुअल को लगाम दे दी गई थी और प्राइवेट कंपनीज को इनवाइट किया जा रहा था, भैया आओ और आप इन्वेस्ट कर सकते हो. बट एज आई सेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए थे, तो पूरे चाइना में जो है परमिशन नहीं दी गई. ओनली स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो यहाँ के लीडर्स ने तय किए थे, सिर्फ वहां पे अलाउ था कि मल्टीनेशनल कंपनीज आके इन्वेस्ट कर सकती हैं इस एरियाज में, ठीक है. ताकि उन्होंने क्या किया ना, डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट कर लिया और बाकी दूसरे कंट्री के मार्केट्स को इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पे चाइनीज सस्ते प्रोडक्ट आ रहे हैं, सो ऑन. एफडीआई का फेवरेट डेस्टिनेशन है चाइना, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है ना, कि कंपनी सोचती है भैया किस देश में अपना पैसा लगाएं जहां पे हमको सबसे ज्यादा रिटर्न मिले और हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहे, तो वो चाइना आता है. उसका सबसे बड़ा कारण है चाइना ने पूरा चाइना तो खोला नहीं है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन खोले. इसके साथ साथ इन लोगों ने जो है वो पॉलिसीज काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल रखी हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती. फॉर इंस्टेंस कंट्री लाइक इंडिया, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू दिस कंट्री. इनिशियली जब सारी कंपनीज आ रही थी, और स्पेशली मैं आपको बताती हूँ बहुत पहले का बता रही हूँ, आज से 30-40 साल पहले, और अब 20 साल भी आप कंसिडर कर सकते हो, बंगाल में जो भी कंपनी आई उसको लात मार के भगाया गया. इसका कारण था द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वी हैड ड्यूरिंग दैट टाइम, बिकॉज दैट वाज नॉट फ्रेंडली टू दिस प्राइवेटाइजेशन. वो तो खिलाफ थे इस कम्युनिस्ट मॉडल के, सॉरी कैपिटलिस्ट मॉडल के, नॉट कम्युनिस्ट क्योंकि वो खुद कम्युनिस्ट थे, कैपिटलिस्ट मॉडल के. फिर वहां पे जो आए फिर उन्होंने अलग अलग जगह सेटअप किया एंड दैट्स हाउ इट एक्चुअली बिकेम पॉसिबल. सो व्हाट आई एम सेइंग हियर कि पॉलिसीज काफी फ्लेक्सिबल है और गवर्नमेंट हेल्पफुल रहती है, तो उसकी वजह से लोगों को मजा आता है यहाँ पे इन्वेस्ट करने में, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा कि कम रिस्ट्रिक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो वहां पे. तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या हुई, डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज चेंजेस वी सी दैट कि अनएम्प्लॉयमेंट भैया 100 मिलियन पहुंच गया था. फीमेल कंडीशन, वर्किंग कंडीशन तो बदतर हो चुकी थी, एम्प्लॉयमेंट बड़ा हो गया था, करप्शन बढ़ जाता है, एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है वो बहुत हुआ, एंड पुअर वर्सेस रिच का जो ट्रेंच था और जो गरीबी और अमीरी में डिस्टेंस था वो और ज्यादा बढ़ गया. सो दिस इज समथिंग दैट क्रिएटेड अ प्रॉब्लम. एंड ऑल्सो द टॉपिक इज वी एक्चुअली रीडिंग हियर राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, वो पूरा का पूरा ले करता है इस बात पे कि इन्होंने अपना रिफॉर्मेशन किया, पैटर्न चेंज किया, कुछ जो नए बदलाव थे जो जरूरी थे इन्होंने वो अपनाए, एंड दैट्स हाउ चाइना की इकोनॉमी ग्रो हुई. अभी चाइना की इकोनॉमी, यूएसए की इकोनॉमी और जितने भी वर्ल्ड के टॉप इकोनॉमिक हमारे स्ट्रक्चर है उनको आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कोरोना के बाद बहुत बड़ा धक्का लगा है ज्यादातर कंट्रीज को. तो अभी तो चाइना आगे चल रहा है, नो डाउट, नॉट अहेड ऑफ यूएसए, बट जस्ट सेइंग इन अ जनरल, क्योंकि कोरोना के टाइम पे जितनी तेजी से कोरोना फैला और बाकी कंट्रीज को जितना नुकसान हुआ, चाइना को उससे कम हुआ, क्योंकि चाइना रिकवर भी ज्यादा जल्दी कर लिया. नाउ सम सेज दैट कि देयर वाज अ काइंड ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड इट, अदरवाइज नेचुरल था, वी डोंट नो. सो लेट्स सी इंडिया एंड चाइना रिलेशन. इंडिया एंड चाइना रिलेशन को पढ़ने के लिए आप फिर से जो है वो बैकग्राउंड में जाइए. 1962 बॉर्डर डिस्प्यूट बड़ा फेमस है हमारा अरुणाचल प्रदेश और उसके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, जहां पे जबरदस्ती चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया था इनको. तिब्बत टेक ओवर जब 1950 में हुआ तो ये बड़ा इशू बना, क्योंकि उस दौरान दलाई लामा, द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ तिब्बत,
वो जो है हिमाचल प्रदेश आ जाती है, धर्मशाला, वहां पे हमारे लीडर्स ने उनको पनाह दी थी। चाइना को प्रॉब्लम है, क्यों दी थी तुमने? हमारा टारगेट था, हमें डील करने देते। इन दैट वे चाइना एंड पाक का क्लोज नेक्सस रहा है। चाइना ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को बिल्ड करने में मदद की है और दोनों ही कंट्री हमारे लिए थ्रेट है। मैं आपको बता देती हूँ, तिब्बत वाले मुद्दे से और 1962 वाले मुद्दे से इंडिया एंड चाइना के रिलेशन काफी खराब हो गए थे। 1976 तक कोई जो है वो बात नहीं हो रही थी। बाद में जो है फिर बात शुरू होती है, अ सीरीज ऑफ टॉक्स एक्चुअली स्टार्टेड। हमारे यहाँ से पीएम हमारे यानी कि राजीव गांधी 1988 में इनफैक्ट विजिट भी करते हैं चाइना, ठीक है। ही वाज द फर्स्ट पीएम टू विजिट चाइना एंड ही वेंट देयर, टुक द थिंग्स। फिर से हम देखते हैं फिलहाल रिलेशन कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। टाइम टू टाइम इंडिया में भी चाइनीज प्रोडक्ट को लेकर के काफी ज्यादा प्रोटेस्ट होता रहता है, बिकॉज समवेयर इट एक्चुअली हर्ट्स आवर डोमेस्टिक ट्रेडर्स, ठीक है, और हमारे डोमेस्टिक मार्केट को बड़ा खतरा होता है। चाइना की एक मैं आपको अच्छी बात बताऊंगी, है तो काफी सारी और काफी सारे नेगेटिव पॉइंट्स है, बट द थिंग इज इसकी राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी में चाइनीज लोगों का बड़ा हाथ है, क्योंकि वो लोग सीखते बहुत जल्दी है, लेकिन से कॉपी बहुत जल्दी कर लेते हैं। यू नो, इट्स नॉट अबाउट द कॉपी। आज एप्पल का एक फोन लॉन्च हुआ या कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, अगले दिन जो है वो यहाँ पे आपको चाइना में मिलने लगेगा, क्योंकि वो क्या करते हैं, जैसे कि कोई नया प्रोडक्ट आया, उन्होंने लिया, उसको खोला, अंदर पार्ट्स देखे, ओके दिस इज, उसका वो डुप्लीकेट तैयार कर देंगे। दैट वुड बी कंपैटिबल टू दैट वन, नॉट द सेम बट कंपैटिबल टू दैट प्रोडक्ट हियर। तो यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इसलिए तो है, किसी को भी अपना दूसरा हेडक्वार्टर बनाना हो, कंपनी सेटअप करनी हो, दे नो दैट कि ये लोग बड़ा जल्दी सीखेंगे। यहाँ पे पॉलिसीज भी फ्लेक्सिबल रहेंगे एंड प्रॉफिटेबल रहेगा, मार्केट भी यहाँ पे अवेलेबल है, सो दैट्स व्हाई दे प्रेफर दिस कंट्री। That's it for today's video. I hope आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, मिला होगा इनफैक्ट, और अभी आगे मिलने वाला है, इसलिए बोला मिला होगा। Do let me in the comment section अगर आपको कोई क्वेश्चन है या फिर कोई क्वेरी है, I will love to answer that one. Hit the like button, share this video and subscribe Shaisha with Krati for more such kind of video content. Crash course से related queries के लिए WhatsApp पे टेक्स्ट करें। मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। Bye bye for now.